नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं अपना जो क्वेश्चन बैंक है इसका अंतिम पार्ट हो लेकर आया हूँ आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे और वो क्वेश्चन आपने नोट कर रखे होंगे जो भी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो इसको भी आप नोटबुक लेकर बैठ जाएँ और साथ साथ नोट करना शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहला जो, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट आपके लिए कम से कम 7 नंबर का रहने वाला है। यदि इस पार्ट की क्वेश्चन आप देखते हैं, अच्छे से याद करते हैं, तो कम से कम 7 नंबर आपको ये पार्ट देने वाला है। तो बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। किस पर किए थे? मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी यदि पूछ लिया जाए तो मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाइसम सेटाइवम। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है? मानव है उसके अंदर लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो मानव के अंदर लिंग का निर्धारण वो करता है नर, क्योंकि मादा है, मादा के पास 2 अक्ष गुणसूत्र होते हैं, दोनों अक्ष गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर के पास होता है एक अक्ष और दूसरा होता है वायु गुणसूत्र। और यही अक्ष और वायु गुणसूत्र है वो लिंग का निर्धारण करता है। यदि नर का अक्ष गुणसूत्र मादा के अक्ष गुणसूत्र से क्रॉस करता है तो होने वाली संतान होती है लड़की। और नर का यदि वायु गुणसूत्र मादा के अक्ष गुणसूत्र से क्रॉस करता है तो होने वाली जो संतान वो होती है लड़का। फिर पढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एलिंग गुणसूत्र की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो जो एलिंग गुणसूत्र है उनकी संख्या होती है मानव में 22 जोड़े। 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र होते हैं। और 23वां जो जोड़ा होता है उसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। तो 22 + 1 कितना होगा? 23। और यानी कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 46 या 23 जोड़े के रूप में। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मादा लिंग गुणसूत्र का किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? तो जो मादा लिंग गुणसूत्र है वो होता है अक्ष अक्ष। क्या होता है? अक्ष अक्ष। और नर का जो लिंग गुणसूत्र वो होता है अक्ष वाई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो दिया था डार्विन ने। किन्होंने दिया था? डार्विन ने दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से समरूप अंग, समरूप अंग है तो समरूप जो अंग है वो हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख। चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख है वो होते हैं समरूप, यानी कि जिनके कार्य समान और उत्पत्ति अलग हो उनको बोलते हैं समरूप। और जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य अलग हो उनको बोलते हैं समजात। क्या बोलते हैं? समजात अंग। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक मानव स्पीशीज का क्या नाम है? तो आधुनिक जो मानव है वो है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसी जीव के एक विपरीत लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं? तो इसको कहा जाता है विषम युग्मजी। क्या कहा जाता है? विषम युग्मजी इसको कहा जाता है। एक ही लक्षण है और उसके लिए अपने पास दो विपरीत लक्षण है तो ये हो जाएगा विषम युग्मजी। और दोनों यदि समान है तो वो हो जाएगा समयुग्मजी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जन्मदाता है वो कहा जाता है मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, फूलगोभी निम्न में से किस प्रकार के पुष्पों से विकसित हुई है? तो यह बंदे पुष्पों से, बंदे पुष्प है पहले जंगली गोभी है उसके बाद इससे फूलगोभी का विकास हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर निम्न में से किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है? तो ये कहता है फॉसिल डेटिंग के द्वारा। इसी के आधार पर पता चलता है कि जो जीव हो कितना पुराना है या उसकी आयु का निर्धारण फॉसिल डेटिंग के द्वारा करा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइलोब्राइट। ट्राइलोब्राइट क्या है? तो ट्राइलोब्राइट एक जीवाश्म है, एक शेरू की एक जीवाश्म है।
फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। मटर है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो भाई मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। फिर क्वेश्चन नंबर जो अति उत्तरात्मक उसका फल अपन देखते हैं, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो प्रतिरूप प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। या जनक पीढ़ी से जो संतान पीढ़ी होती है उसके अंदर जो पहले लक्षण अपनी अभिव्यक्ति देता है उसको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाता उसको कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मानव स्पीशीज में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो मानव में संतान का लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। यदि X गुणसूत्र है तो होगी लड़की और XY तो इसे हो जाएगा लड़का। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म किसे कहा जाता है। तो ये इस पार्ट का मोस्ट मानकर चलो। हाँ भाई, तो उत्तर अपन देखते हैं, किसी समय पृथ्वी पर जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतह में चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उनको बोलते हैं जीवाश्म। या जीवों के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। और इसके अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जो जीवाश्म है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फॉसिल डेंटिंग विधि क्या है। फॉसिल डेंटिंग विधि क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस विधि में जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। भाई ये जीवाश्म है कितना पुराना है या इसकी आयु क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, अभिलक्षण किसे कहते हैं। तो बाह्य आकृति या व्यवहार का विवरण और अभिलक्षण कहलाता है। बाह्य आकृति या व्यवहार का जो विवरण है उसको अभिलक्षण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र क्या है। तो डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप होते हैं और प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। या डीएनए के ऊपर जो धागे से संरचना होती है उन्हीं को गुणसूत्र कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये भाई आरेख के माध्यम से भी पूछा जा सकता है और नॉन आरेख भी आपको पूछा जा सकता है। तो मोस्ट है, लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जो होने वाले संतान है उसको अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है। जिस बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशागत हुआ है, जो बच्चा है उसको यदि पिता से X गुणसूत्र मिला है तो वह लड़की, वह क्या होगी, लड़की। वह जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो वह होता है लड़का। तो वो क्या हो जाएगा, होने वाला संतान लड़का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिमाणतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करते हैं। यानी कि एक ही जीव से जनन यदि हो रहा है उसी के शरीर से तो उसको अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। और उसमें क्या होता है, उसका विभाजन होता है और उससे आगे से आगे जीव बढ़ते जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रकार के जनन में विविधताएं प्रदर्शित होती है। यानी कौन सा प्रकार का जनन है उसके अंदर ज्यादातर विविधताएं प्रदर्शित होती है। तो वो है लैंगिक जनन। यदि लैंगिक जनन है उसके अंदर ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती है क्योंकि उसके अंदर जो आधे युग्मक है वो तो होते हैं नर से और आधे जो युग्मक या जो लक्षण होते हैं वो होते हैं मादा से। इस कारण इसके अंदर ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। जबकि अलैंगिक जनन है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर जो सारे के सारे गुण होते हैं वो एक ही जनक से मिलते हैं संतान को। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, वंशागति के नियमों का आधार क्या है। तो वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। यानी कि आधे गुण तो माता से और आधे गुण पिता से और संतान में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल ने F1 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे लिए। मेंडल हैं तो उन्होंने F1 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे लिए। तो F1 पीढ़ी में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। 2 लक्षणों में से एक पैतृक जनन के लक्षण ही दिखाई देता है।
यानी कि एक ही लक्षण उसके अंदर दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, F1PD के पौधे को किस प्रकार प्राप्त किया गया? तो वह स्वपरागण द्वारा, स्वपरागण उसके द्वारा प्राप्त किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13, F1PD में कौन सा लक्षण व्यक्त हुआ? तो F1PD में लंबाई का लक्षण वो व्यक्त हुआ और उसी लक्षण को क्या कहा गया? प्रभावी। उसी लक्षण को प्रभावी कहा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, F1PD में कौन से लक्षण की वंशानुगति हुई? तो F1PD में लंबाई व बोने में दोनों लक्षणों की वंशानुगति होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जीन क्या है? तो ये भी परिभाषिक दृष्टि से मोस्ट है। सजीव की आनुवंशिक इकाई को जीव कहते हैं, यानी सजीव के अंदर जो विभिन्नताएं आती है और इसकी जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, पौधे की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो पौधे की लंबाई का नियमन हार्मोन करते हैं। पौधे की लंबाई है, वृद्धि है, विकास है, तो इन सब बातों का नियमन या नियंत्रण कौन करता है? तो वो करते हैं अपने हार्मोन। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, लिंग गुणसूत्र क्या है? लिंग गुणसूत्र क्या है? तो मानव में गुणसूत्र का एक युग्म या एक जोड़ा जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होता उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो नर के अंदर होता है XY और मादा के अंदर होता है XX। क्वेश्चन नंबर 18, स्त्री में लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? तो स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है जो दोनों XX होते हैं, भाई दोनों समान रूप से होने के कारण पूरा युग्म होता है, जबकि नर के अंदर एक होता है X और दूसरा होता है Y। फिर क्वेश्चन नंबर 19, नर में लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? तो नर में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है, यानी कि पूर्ण नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का अक्ष होता है और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं, जिसको वाई गुणसूत्र कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, समजात अंग क्या है? तो ये भी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। समजात या समवर्ती अंग दोनों में से एक की परिभाषा पक्की। वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान हो, यानी कि जिनकी बनावट या उत्पत्ति क्या हो? समान हो, यद्यपि विभिन्न एक्सरोगी में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनका रूपांतरण हुआ है और इनके कार्य क्या हो गए? अलग अलग। पहले उत्पत्ति इनकी समान थी, संरचना समान थी, लेकिन फिर जैसे जैसे आवश्यकता के अनुसार जीव है इन्होंने को अलग अलग कार्य में लेना शुरू कर दिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है और विज्ञान की जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन करते हैं उसको आनुवंशिकी या आनुवंशिकी विज्ञान कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार के प्रयोग किए? तो स्वतंत्र अपव्ययन के लिए इन्होंने लिया था द्विसंकर संकरण पर आधारित जो लक्षण था, और इसके अलावा दो जो नियम थे उनके, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, वो दोनों एक संकर संकरण पर आधारित थे। वो किस पर थे? एक संकर संकरण पर। और एकमात्र जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम था वो था द्विसंकर संकरण पर आधारित। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो वह जीन होते हैं गुणसूत्र पर। कहाँ पर होते हैं? गुणसूत्र पर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं? तो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं जीन। इन्हीं का प्रभाव एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, जीन प्रारूप किसे कहते हैं? जीन प्रारूप किसे कहते हैं? तो जीवों के आनुवंशिक संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। या किसी सजीव की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक बनावट होती है, उसको जीन प्रारूप कहा जाता है। और किसी सजीव की बाह्य परिस्थिति या बाह्य जो संरचना होती है उसको लक्षण प्रारूप कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है? यानी कि शुद्ध या जो संयुग्मजीव किसे कहा जाता है? तो ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव भी उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, नर के XY गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? तो अपन ने भी देखा था, यानी कि Y वाला गुणसूत्र वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और X वाला होता है बड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, मानव का उद्भव मूल तक किस स्थान से माना जाता है? तो मानव का उद्भव हुआ सबसे पहले अफ्रीका से सबसे पहले अफ्रीका से माना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29,
पृथक्करण किसे कहते हैं? पृथक्करण किसे कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा दो जाति के जीवों के मध्य मुक्त अंतर्जनन को अवरुद्ध करने की जो प्रक्रिया उसको पृथक्करण कहा जाता है। यानी किसी भी कारण से वो क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है पृथक्करण। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, विभिन्नताओं से क्या तात्पर्य है? तो समान आनुवंशिक वाले जीवों में पाई जाने वाली जो असमानताएं होती है, क्या होती है? असमानताएं, उन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो ये फिर से आपको बता रहा हूँ भाई, मोस्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। जो 22 जोड़े होते हैं वो अलिंगी होते हैं, प्लस जो एक जोड़ा होता है उसको कहा जाता है लिंगी गुणसूत्र। जिनमें 22 जोड़े गुणसूत्र, जिनको ऑटोसोम्स, यानी जो अलिंगी गुणसूत्र है उसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स, इसको कहा जाता है ऑटोसोम्स। जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में 23वें जोड़े के गुणसूत्र में एक अक्ष गुणसूत्र व आद्य शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है। यानी कि नर के जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर आद्य में होता है अक्ष गुणसूत्र और आद्य में होता है वाई गुणसूत्र। मादा में केवल एक ही युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है जिसमें अक्ष गुणसूत्र होता है, जिसके अंदर दोनों प्रकार के क्या होते हैं? अक्ष गुणसूत्र। जिसमें पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पैदा होने वाला संतान लड़का। यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र अक्ष को निषेचित करता है तो होने वाला संतान हो जाएगा लड़का। वहीं पुरुष का अक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो होने वाली संतान होगी लड़की। और ये आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो। यानी कि फादर से तो हो गया अक्ष वाई गुणसूत्र और मदर से हो गया अक्ष गुणसूत्र। तो पहले अपन इस अक्ष का क्रॉस करवाते हैं इस वाले अक्ष से, तो अक्ष और अक्ष से तो हो जाएगी लड़की, होने वाली संतान क्या हो जाएगी? लड़की। और फिर दूसरा अपन इस अक्ष का इस अक्ष से क्रॉस करवाते हैं तो होने वाली संतान है वो भी हो जाएगी लड़की। फिर इस वाई गुणसूत्र का अपन क्रॉस करवाते हैं इस अक्ष से, तो वाई अक्ष से जो होने वाली संतान है वो हो जाएगा लड़का। और फिर इस वाई अक्ष से जो होने वाली संतान है वो भी हो जाएगा लड़का। फिर क्वेश्चन नंबर 32, मेंडल की स्वतंत्र अपव्यय नियम को समझाइए। मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यय नियम है वो क्या है? तो इनके अनुसार दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। यानी कि दो अलग अलग विपरीत गुण वाले जो पौधे हैं उनके बीच संकरण कराया जाता है। तो इन लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंश आकृति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, यानी कि एक जो लक्षण हो दूसरे को प्रभावित नहीं करता, तो इस कारण इसको स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब मेंडल ने गोल व पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के साथ कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल एवं पीले उत्पन्न हुए। जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे हुए। तो जो पीले गोलाकार है उसके लिए हो गया अपना YYRR, कैपिटल Y और कैपिटल R हो गया। और हरे झुर्रीदार के लिए स्मॉल y और स्मॉल r हो गया। तो ये तो हो गई PPD, यानी कि जो पेरेंट्स पीढ़ी हो गई। फिर इससे जो युग्मक निकल कर आए वो हो गया एक कैपिटल Y और कैपिटल R, और इससे हो गया स्मॉल y और स्मॉल r। तो ये हो गए युग्मक। और इससे F1 पीढ़ी में कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। तो ये अपनी F1 पीढ़ी आ गई। तब इनके मध्य स्वपरागण कराया गया तो इससे जो युग्मक है वो निकल कर आ गए यहाँ पर अपने कैपिटल Y कैपिटल R हो गया, फिर कैपिटल Y और स्मॉल r हो गया, फिर स्मॉल y कैपिटल R और फिर स्मॉल y और स्मॉल r। तो ये सारणी में पहले जो अनुवांशिक नियम हो उस वीडियो में करवाए गए हैं, तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर विजिट कर लें। इसके अंदर ध्यान के रखना सबसे पहले उनको प्रभावी लक्षण, यानी कि सबसे पहले लिखना है कैपिटल को, सबसे पहले कैपिटल को, और बाद में लिखना आपको स्मॉल को, बाद में लिखना आपको स्मॉल को। तो उसकी सहायता से अपना आराम से सारणी बना सकते हैं। तो जैसे अपना पहले अपने को ये अपने युग्मक ले लिए और यहाँ से
जो कैपिटल वाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया अपना कैपिटल वाई और फिर आ गया कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये दोनों आगे कैपिटल आर। फिर दूसरा अपने यहाँ पर देखो, यह है अपना कैपिटल वाई और यह भी है कैपिटल वाई, तो ये दोनों हो गए कैपिटल वाई। और यहाँ पर है स्मॉल आर और यहाँ पर है अपना कैपिटल आर। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल आर को और बाद में लेते हैं स्मॉल आर को। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले कैपिटल वाई, इससे कैपिटल वाई और उसके बाद आ जाएगा स्मॉल वाई, फिर हो जाएगा कैपिटल आर और फिर हो जाएगा यहाँ पर भी कैपिटल आर है, तो दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे। फिर अगला है एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल है यहाँ पर, तो एक तो पहले हो गया कैपिटल वाई और उसके बाद स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा कैपिटल आर और उसके बाद आ जाएगा स्मॉल आर। फिर दूसरे के अंदर भी इसी प्रकार से अपने संकलन करवाना है, तो सबसे पहले आपको कैपिटल को रखना है और उसके बाद स्मॉल को आपको रखना है। तो इस प्रकार से अपनी सारणी पूरी कर सकते हैं। फिर देखते हैं अपन आगे, इस चेकर बोर्ड में से एफ टू पी डी में निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो जो 9 पौधे थे वो पीले और गोलाकार बीज वाले, 3 पौधे गोल और हरे बीज वाले, 3 पौधे झुर्रीदार और पीले बीज वाले और 1 पौधा झुर्रीदार और हरे बीज वाला। तो इसका जो लक्षण प्रारूप है वो हो जाएगा 9:3:3:1 है, वो इसका लक्षण प्रारूप हो जाएगा। अतः उपरोक्त प्रयोग के लक्षणों का स्वतंत्र अभिव्यंजन प्रकट हो जाता है। तो ये था अपना ये पार्ट जो आपके लिए कम से कम 7 नंबर का काम करने वाला है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो भी आपके पढ़ने वाले साथी हैं जिनकी एग्ज़ाम है साइंस की, तो उनके पास भी आप इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।